हमारे देश के अंदर इलेक्शन होते रहते हैं। हर साल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के 5 साल पूरे होते हैं और दोबारा से इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाता है। इसमें एक पार्टी इलेक्शन जीतती है, उसे सत्ता मिलती है, तो दूसरी पार्टी हारती है और उन्हें अपनी कमियां पता चलती है। बट पब्लिक, उसे क्या मिलेगा? हम ये तो सोचते हैं कि ये सरकार जीतेगी, ये सरकार जीतेगी तो ये होगा वो होगा, लेकिन इन सब चीज के अंदर पब्लिक का क्या फायदा होगा, ये डिपेंड करता है आपकी मेंटेलिटी पर। अभी इसी हफ्ते कर्नाटका का एक इलेक्शन फाइनल हुआ जो आपको बहुत कुछ सिखा गया। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि एक आम जनता, एक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्नाटका इलेक्शन को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कर्नाटका को नंबर 1 बनाना है ना, नंबर 1 बनाना। It's certainly going to be a politically hot summer, with the Election Commission of India deciding that elections will be held in Karnataka on May 10th. हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने वाले वायदे हम नहीं करेंगे। और याद रखिए, जितना पैसा बीजेपी ने आपसे लिया, उतना पैसा हम आपकी जेब में वापस डालेंगे। The political battleground of Karnataka. Now the high stakes, high voltage campaign has entered its last leg. People are very clear that the elections are on local issues. The government of Karnataka is the most corrupt government in the country. भारत का कोई भी स्टेट अपनी गवर्नमेंट से कुछ बेसिक नीड्स की डिमांड करता है, जैसे एम्प्लॉयमेंट। जब कोई भी इंसान किसी पार्टी को वोट करता है तो उस पर्टिकुलर इंसान के अंदर मन में यही रहता है कि ये सरकार उसे एम्प्लॉयमेंट देगी, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है पब्लिक की तरफ से। जब उसे रोजगार मिलेगा तब वो जाकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, नया घर बना सकता है, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर कर सकता है और गरीबों की मदद कर सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो एक बेहतर लाइफ जीने के लिए इनकम सोर्स बहुत जरूरी है, और इनकम के लिए चाहिए जॉब, और ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट कैसे और कितनी जॉब जनरेट कर सकती है। और इस मुद्दे में अगर हम कर्नाटका स्टेट को देखें तो कर्नाटका भारत का एक ऐसा स्टेट है जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम को डील करने में इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टेट माना जाता है। जनवरी 2016 से मार्च 2023 के बीच में कर्नाटका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से काफी कम था। जहाँ नेशनल लेवल पर 7.8% लोग बेरोजगार रहे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटका में सिर्फ 2.3% लोग ही बेरोजगार थे, यानी कि नेशनल लेवल के कंपैरिजन में मच बेटर था। अब किसी स्टेट की दूसरी नीड जो रहती है वो है इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में हर एक बंदे के लिए, हर एक फैमिली के लिए, हर एक बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है। एक दिन के लिए अगर पावर सप्लाई कट कर दिया जाए तो लोगों का सर घूमने लगता है, खास करके इस तरह की गर्मी में। लोगों का इन्वर्टर डाउन होता है और लोगों की हालत खराब होने लगती है। भारत के अंदर 43 डिग्री टेम्परेचर करंट टाइम में चल रहा है, और ऐसे में अगर बिजली चली जाती है तो लोगों का हाल क्या होगा एक दिन तक आप सोच सकते हो। पावर ना होने की वजह से स्टेट मशीनरी, बिजनेस सब ठप पड़ने लगते हैं। लेकिन अगर कर्नाटका की केस में देखें तो साल 2005 और 2006 तक ही कर्नाटका के 89.3% लोगों के घरों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी थी, जो कि यही आंकड़ा 2021 तक बढ़कर 98.8% लोगों तक पहुंच गया था। यानी कि ऑलमोस्ट 99% लोगों के घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भी कर्नाटका काफी आगे है। अब स्टेट से तीसरी मांग रहती है लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी स्टेट को प्रोग्रेस करने के लिए ये मैटर करता है कि उसका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यूपी और बिहार एक टाइम पर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर काफी बदनाम था। बिहार को जंगल राज बताया जाता था, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि वहां बात बाद में होती है, पहले कट्टा निकलता है, और जिससे रिलेटेड मिर्जापुर जैसी सीरीज भी बनाई जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, कर्नाटका की केस में मामला थोड़ा अलग है। IJR इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक कर्नाटका इस लिस्ट में टॉप पर है, जबकि यूपी 18वें नंबर पर। इसके अलावा द स्टेट पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NSDP में RBI डेटा के अकॉर्डिंग कर्नाटका सिक्किम और दिल्ली के बाद तीसरे नंबर पर है। अब अगला है इन्फ्लेशन। इस देश के अंदर नफरत के अलावा दूसरी और कोई चीज नहीं है जो सस्ती हो, और कर्नाटका का भी लगभग यही हाल है। इसी के साथ साथ वुमेन सेफ्टी, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन सिस्टम, ये सभी वो क्राइटेरिया हैं जो एक स्टेट के लिए बेहद जरूरी है। अब ये बातें हो गई एक पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसे क्या क्या चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। अब आइए थोड़ा डिस्कशन करते हैं द एजेंडा ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। कर्नाटका इलेक्शन में बीजेपी, कांग्रेस,
जेडीएस, बसपा और AIMIM जैसी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेनली 3 पार्टीज रही, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी कर्नाटका इलेक्शन में अपने कैंपेन की शुरुआत करती है, जो कि पिछले 5 साल से बीजेपी ही कर्नाटका की सत्ता में रही। कैंपेन की शुरुआत हुई बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, पार्टी प्रेसिडेंट JP नड्डा से लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े फेसेस कर्नाटका के दंगल में उतरते हैं। रैलीज पे रैलीज होती है, रोड शोज किए जाते हैं, पब्लिक मीटिंग होती है, लेकिन जो एजेंडा सेट किया जाता है कि किस एजेंडे के बेसिस पर पब्लिक से वोट की डिमांड करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी पहले से ही कर्नाटका की सत्ता में थी और सत्ता में रहकर कुछ ऐसे काम किए गए जैसे हिजाब कंट्रोवर्सी, हलाल प्रोडक्ट को लेकर एक बड़ा ड्रामा। ये सब करने का फोकस सिर्फ एक था, हिंदुत्व एजेंडे को प्रमोट करना, और इसी एजेंडे के साथ बीजेपी इलेक्शन कैंपेन में उतरती है। मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म किया जाता है। होम मिनिस्टर अमित शाह ओपनली कहते हैं कि हमने मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म किए और अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो मुस्लिमों को वापस से आरक्षण मिलने लगेगा। और वहीं दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रैलीज में कांग्रेस को टारगेट करते हुए उनको कही गई बातों को गाली सेलिंग करते हुए बताते हैं, कांग्रेस के लोग कान खोल करके सुन ले, आपने जब जब जिसको गाली दी है उन्होंने आपको ऐसी सजा दी है, ऐसी सजा दी है, आप दोबारा खड़े नहीं हो पाए हैं। द केरला स्टोरी, जो कि पहले 32,000 लड़कियों की कन्वर्जन के बाद ISIS ज्वाइन करने जैसे क्लेम के साथ ट्रू स्टोरी बताकर एडवर्टाइज करी गई, लेकिन रिलीज के 2 दिन पहले इस 32,000 के आंकड़े को कम करके सिर्फ 3 कर दिया गया और कोर्ट के अंदर 32,000 के इस झूठ को सामने लाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको अपनी रैली के अंदर प्रमोट करते हैं। एंड एक एजेंडा जो पूरे इलेक्शन पर भारी था, दैट इज बजरंग बली। कांग्रेस पार्टी ने यह प्रॉमिस किया कि अगर वो सत्ता में आई तो बजरंग दल को बैन करेगी, जबकि मोदी जी बजरंग बली को बजरंग दल से कनेक्ट करके इसे कर्नाटका इलेक्शन में एक कोर एजेंडा बनाते हैं। टीपू सुल्तान के नाम पर द रिलीजियस एजेंडे को खूब साधा गया। ओवरऑल कर्नाटका में बीजेपी का कैंपेन रिलीजन पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन जैसी हाईली इंपॉर्टेंट एजेंडे को टच भी नहीं किया गया। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस, पहले तो उन्हें एंटी इनकम का फायदा मिला, सेकेंडली बीजेपी की हिंदुत्व एजेंडे की वजह से ऑलमोस्ट मुस्लिम वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ, एंड थर्ड वन इज कांग्रेस की कर्नाटका के लिए एक वेलफेयर स्ट्रेटेजी। कांग्रेस ने पब्लिक से 5 प्रोमिसेस किए। गृह लक्ष्मी, फैमिली के हेड वुमेन को हर महीने 2,000 रुपए, गृह ज्योति 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, अन्य भाग्य BPL फैमिली के हर एक होल्डर को 10 किलो चावल फ्री। चौथा युवा निधि, 18 से 25 की एज में अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट लोगों को 3,000 रुपए और अनएम्प्लॉयमेंट डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपए महीने 2 साल तक के लिए दिए जाएंगे। 5वां है शक्ति, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस में फ्री ट्रेवल फॉर वुमेन। ये 5 प्रोमिसेस कांग्रेस कर्नाटका इलेक्शन के कैंपेन में करती है। एंड करप्शन, 40% वाली गवर्नमेंट के नाम से करप्शन को भी खूब टारगेट किया गया और कर्नाटका के इलेक्शन में ऐसा कुछ कांग्रेस का एजेंडा था। अब आते हैं वीडियो के फाइनल चैप्टर पर। पीपल ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका की आम जनता। कर्नाटका के लोगों के पास 2 ऑप्शन थे। पहला तो ये कि वो अपनी बेसिक नीड्स को इग्नोर करके रिलीजन के बेसिस पर वोट दे देते हैं, क्योंकि कर्नाटका की जनता के लिए बेरोजगारी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी की बाकी अदर स्टेट की है। इन्फ्लेशन, ये भी कोई खास एजेंडा नहीं, नेशनल लेवल पर इन्फ्लेशन की कंडीशन सेम ही है। कर्नाटका द स्टेट पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NSDP में इंडिया का 3rd रैंक वाला स्टेट है। हेल्थ, एजुकेशन और लॉ एंड ऑर्डर जैसे पॉइंट भी ज्यादा कोई मायने नहीं रखते। ऐसे में अगर कर्नाटका रिलीजन बेसिस के हिसाब से अपने वोट को चूज करता तो कुछ टाइम तक उस स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिलहाल तो वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग है कि इन सारी चीज को डील कर सकता है और वो बाकी स्टेट के कंपैरिजन में कुछ हद तक बेहतर ही रहता। लेकिन अब यहाँ पर आपको और बाकी स्टेट की पब्लिक को कर्नाटका स्टेट की पब्लिक से सीखना चाहिए और सीखने की जरूरत भी है। आपके कंपैरिजन में कर्नाटका के लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने रिलीजन बेसिस के आधार पर वोट नहीं दिया। उन्होंने इस चीज पर फोकस बिल्कुल भी नहीं किया। फोकस किया तो उन्होंने इस चीज पर किया जिससे उन्हें, उनकी फैमिली को और उनके स्टेट को फायदा पहुंचे, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि रिलीजियस एजेंडे पर वेलफेयर पॉलिसीज भारी पड़ गई। अब यहाँ पर आपको सीखना ये है कि जो आपकी डेवलपमेंट की बात करे, आपकी तरक्की के लिए कोई स्कीम रिड्यूस कराए, आपकी जॉब्स को रिलीजन के कंपैरिजन में ज्यादा प्रायोरिटी दे,
आपको अच्छी हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन और कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड कराए, आपको चाहिए कि आप उसे वोट करो, ना कि रिलीजन बेसिस पर। फिर कोई भी पार्टी हो, आप एज अ पब्लिक अपनी डिमांड को रिलीजन बेसिस से वेलफेयर पॉलिसीज की तरफ शिफ्ट करते हो तो पॉलिटिकल पार्टीज आपके डिमांड के अनुसार आपके लिए दिल्ली प्रेजेंट करेगी और एक अच्छी गवर्नमेंट ही आपकी जिंदगी में आपको सुकून से जीने दे सकती है। और दूसरी केस में आप यूं ही फंसते रहोगे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहोगे और धीरे धीरे आपकी जिंदगी बीतती चली जाएगी। और आखिर में आपको एक ही बात का अफसोस होगा, ये सारी हरकतें, ये सारी बातें, ये सारी चीजें, ये सारा एजेंडा सब फिजूल था। छोटी सी लाइफ है, मिलजुल कर रहो और खुशी से बिताने की कोशिश करो, ना कि एक दूसरे से लड़ झगड़ कर। इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक करना और हमारे चैनल पर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमको इससे काफी मोटिवेशन मिलता है। वेल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।